आज की तारीख में आप अपने इंडिया में ही देख लीजिए, आप यूट्यूब से, इंस्टा से हैं, जो छोटे छोटे जो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म है, फेसबुक से है, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते आप। और फन है उनके लिए, आप शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, आप फनी वीडियोस बना रहे हैं, आपके लिए फन है और बहुत बड़ा इनकम का जरिया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी एंड प्रोडक्शन हाउस प्रेजेंस रौनक टॉक शो। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सुनने को कुछ अलग ही मिल रहा होगा, बट इसके पीछे क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो आज जो हम वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं वो है स्टोरीज और फिल्म्स के पीछे छुपे कैरेक्टर्स के बारे में। यानी कि आज हम जिनके साथ बात करने वाले हैं वो है एक फिल्म मेकर। तो आज हम जानते हैं एक फिल्म मेकर से स्टोरीज के पीछे की कहानियाँ या उनकी फिल्मों में होती उनकी गहराई, भावना और उनकी जो डीप डाइव्स हैं उनके बारे में। तो चलिए हम स्वागत करते हैं संजय मलिक जी का। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम, बस क्या। थोड़ा सा सर के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सर को फिल्म मेकिंग में। अब इसके आगे की हम सर से जानते हैं। हाँ, 35 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को फिल्में बनाते हुए, और मेरे को फिल्मों के अलावा कुछ और आता भी नहीं है। जब अभी पैंडेमिक जब आया था तो हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया था, तो उस टाइम हम कुछ और करने लायक रहे नहीं थे। तो लेकिन फिर भी एक मन में तसल्ली थी कि जो आता है सिर्फ वही आता है। तो सर जैसे कि मुझे बताया आपने 100+ डॉक्यूमेंट्रीज की है, 100+ वीडियो एल्बम्स किए हैं, काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए आपने शूट्स भी की हैं। और नॉर्मली अपन बात करें तो आपने राजस्थानी शूट्स भी बहुत किए हैं और काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताइए। कहाँ से शुरू करें? जहाँ से आप करना चाहें। मैंने अपने जो करियर की शुरुआत है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म से की थी। पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी वो मैंने दूरदर्शन के लिए बनाई थी, एक दोस्त के साथ मिलके, जो राजस्थान के मेलों के ऊपर थी, जिसमें हम लोगों ने अपना पुष्कर मेला और अलवर के पास जो एक बरतरी एक जगह है, तो बरतरी का एक बहुत विशाल मेला लगता है, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री जब हमने सबसे पहली बार बनाई थी। कमीशन डॉक्यूमेंट्री थी, मतलब कमीशन मतलब उसका प्रोड्यूसर जो है वो दूरदर्शन था, तो वो एक फिक्स बजट होता है, वो बजट हमको दे दिया जाता है और फिर हम लोग उस बजट में उनको डॉक्यूमेंट्री बना के देते हैं। तो पहला मैंने अपनी शुरुआत वहाँ से की थी। उससे पहले मैं एडवर्टाइजिंग लाइन में था। वो एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपीरियंस था वो मेरे काफ़ी काम आया, और एक बार फिर जब डॉक्यूमेंट्री में का सिलसिला शुरू किया, फिर ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, आगे बढ़ते गए, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए। सबसे पहले ये जानते हैं कि फिल्म मेकिंग में आप आए कैसे, यानी कि जो फिल्म मेकिंग में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि आपको एज अ फिल्म मेकर आना चाहिए? एक्चुअल में जिसको बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं आपको। तो बचपन से मेरे को लिखने का शौक था, इमेजिनेशन का, तो उसको फिर मैं कागज़ों पे उतारता था। मैं बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का था कि अपनी बात कह नहीं पाता था, तो मैं लिखता था अपनी चीज़ें ना। तो कहानियाँ लिखी, प्ले लिखे, कविताएं लिखी, लेकिन वो मुझे पता था कि वो मेरा फील्ड नहीं है। उपन्यास में बहुत अच्छा लिखता था। उपन्यास जब भी लिखता था तो दिमाग में हमेशा एक उनकी पूरी एक फिल्म बन जाती थी। तो मतलब मेरे लिखे हुए उपन्यास जो थे वो पढ़ते थे लोगों को, तो एक ऐसा लगता था जैसे आप कोई फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तो दिमाग में वहीं से ही थोड़ा था फिल्मों के रुझान बचपन से ही। और बचपन से ही खास स्कूल के साथी वगैरह मेरे को डायरेक्टर कह के ही बुलाते थे, क्योंकि शायद कुछ उनको लगता था कि कुछ कुछ कमांड था। यानी कि जो झलक थी वो आपकी स्कूल टाइमिंग से ही? प्राइमरी स्कूल से ही। प्राइमरी स्कूल से? हाँ। फिर थोड़ा फिल्में देखने का शौक तो था ही, लेकिन
दिमाग में हमेशा ये होता था कि अगर इस फिल्म को मैं बनाता तो मैं इससे बेटर कैसे बनाता। तो वहाँ से धीरे धीरे, उस टाइम मैं उदयपुर रहता था, उदयपुर थोड़ी छोटी जगह थी, तो और उस टाइम तो एक्चुअली में फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ वो बॉम्बे तक ही सीमित थी। फिर दूरदर्शन के उनके आने से थोड़ा दिल्ली की तरफ भी थोड़ा शिफ्ट हुआ। फिर लकीली हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए। जयपुर आया तब तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था। तो उसके बाद मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एड एजेंसी में सर्विस ज्वाइन की। फिर एक दिल्ली बेस्ड एड एजेंसी थी, फिर उसमें मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि वहाँ से मतलब मेरे को क्रिएटिव फील्ड में मेरे को जिसको बोलते हैं ना कि एक फ्री हैंड दे दिया गया। तो उस टाइम मैंने जो पैलेस ऑन व्हील जो अपनी रेलगाड़ी है, वो ओरिजिनल थी, वो मीटर गेज पे थी। उसको फिर क्योंकि अपना पूरा ब्रॉड गेज पे चीज़ें आ गई थी, तो ब्रॉड गेज में वो बनाई गई। तो उसका जो पब्लिसिटी थी वो टोटली हमारी एजेंसी के पास थी पूरे वर्ल्ड वाइड, और उस अकाउंट को मैं ही हैंडल करता था। तो राजस्थान टूरिज्म के लिए काफ़ी काम किया, और वहाँ पे मेरे दिए हुए सजेशंस हमेशा अप्रूव होते थे और बहुत पसंद आते थे। तो मतलब यहाँ तक हो गया था कि जो डायरेक्टर टूरिज़्म थे या मिनिस्टर टूरिज़्म थी उस टाइम पे, यहाँ तक कि मतलब जो चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह जी, वो भी मतलब फिर आँख मीच के मतलब बोल देते कि संजय ने जो फाइनल कर दिया वो जाने दो। तो वहाँ से फिर वहीं पे रहते हुए दोस्ती हुई हमारे दिल्ली से आए हुए बंदे से, जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह सीरीज वगैरह बनाते थे। उनका खुद का स्टूडियो भी था दिल्ली में। तो जिसको बोलते हैं वो हम पहली नज़र में ही हम लोग एक दूसरे को मतलब लगने लगा था कि हमारा कुछ लेवल। वहाँ से फिर डॉक्यूमेंट्रीज का शुरू किया, और फिर उसके बाद तो फिर बस फिल्मों के अलावा फिर कुछ बीच में थोड़ा इवेंट में भी किया था, लेकिन वो अपना फील्ड नहीं था तो अपन ने छोड़ दिया फिर वो। जबकि इवेंट में पैसा वगैरह अच्छा था, अच्छा कमाते थे, हाथों हाथ पैसा आपके हाथ में आता था। लेकिन फिर उसको बोलते ना कि वो मास्टर बनो तो किसी की चीज़ में बनो, बस फिर फिल्म में। फिर वीडियो एल्बम का सिलसिला शुरू हुआ। उस टाइम वीडियो एल्बम का बहुत परवान चल रहा था। तो उस टाइम राजस्थान ने वीडियो एल्बम बनाई, हिंदी की बनाई, टी सीरीज़ के लिए और बहुतों के लिए बनाई मैंने। अच्छी बनी, मतलब जिसने भी देखा तो हमेशा वो ये लोग बोलते थे यार आज सही बंदा मिल गया। तो क्योंकि ओरिजिनल थिंकिंग के साथ काम किया हमेशा, जो मुझे अच्छा, लोग क्या करते हैं उससे अपन को कोई मतलब नहीं होता था, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस हिसाब से चलता था। फिर उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए प्रोडक्ट के फिल्में बनानी शुरू करी। फिर उनके प्रमोशन फिल्में बनाई हैं, जिसमें डॉक्टर ड्रामा भी बनाए, और इन हाउस प्रोडक्शंस उन लोगों के होते थे जो ट्रेनिंग के हैं, या कुछ चीज़ ऐसी होती है जो उनको अगर बार बार आपको लोगों को बतानी पड़ रही हो, तो उससे अच्छा था कि क्लास लेने से अच्छा कि फिल्म के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन कर लो। उनको जब भी दिखानी हो, नए बंदों को रिक्रूट करना हो या चीज़ों को वापस समझाना हो, तो फिल्म लगा के। तो एक ट्रेंड है मल्टीनेशनल कंपनियों में, और वर्ल्ड का मेरे ख्याल से ऐसा कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जिसके लिए मैंने फिल्म ना बनाई हो, और जिसके लिए फिल्म बनाई उसने मेरे से दोबारा फिल्म ना बनवाई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है बायर और ड्यूपॉन्ट, उन दोनों के लिए मैंने फिल्में बनाई। तो बायर और ड्यूपॉन्ट में हमेशा एक कंपटीशन होता था कि कभी बायर नंबर 1 होती थी, कभी
फिर बाद में बायर ने मॉन्सेंटो कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो फिर वो ड्यूपॉन्ट से बहुत आगे निकल गई। तो आज भी बायर जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। बहुत फिल्में बनाई उनके लिए मैंने वेदांते के लिए फिल्म बनाई, गोदरेज के लिए बनाई, महिंद्रा के लिए बनाई है, पायनियर के लिए बनाई, स्टरलाइट के लिए बनाई। अब तो नाम ही याद नहीं रहते, मतलब बहुत बहुत फिल्में बनाई है मैंने। फीचर फिल्मों में भी फिर मेन तो मेरा पैशन फीचर फिल्म में रही। काफ़ी पहले हिंदी फिल्म बनाई थी सल्यूट के नाम से, जिसमें आशुतोष राणा मेन विलन थे, और उसमें राजकिरण ने भी काम किया था। मतलब राजकिरण को वो किडनैप करते हैं और इस तरह, मतलब एक पॉलिटिकल थोड़ा एक ड्रामा टाइप का था, जो एक फौज कू करती है उसको लेके। राजस्थान में हम लोगों ने शूट किया था। ये कब की बात है सर? ये है 1998 की बात है ये। 1998। हाँ। और उसके बाद फिर आशुतोष राणा की संघर्ष और आई थी, जिसमें उनको फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। तो उस टाइम तो मेरे ख्याल से इंडिया का ऐसा कोई अखबार मैगजीन नहीं था जिसमें कलर सेक्शन में हम लोगों की फिल्म के बारे में ना छपा हो और लोगों का इंटरव्यू ना छपा हो। आशुतोष उस टाइम स्वाभिमान सीरियल करके पॉपुलर हुआ था। फिल्म उसकी उस टाइम तक कोई रिलीज़ नहीं हुई थी, शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, तो अच्छा लगता था। और सबसे बड़ा कम्प्लीमेंट तो मेरे को जो ये लगा था कि मैं एक बार एक मैगजीन में आशुतोष राणा का इंटरव्यू पढ़ रहा था, जिसने हमारी फिल्म का जिक्र करके बोला था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई हॉलीवुड की फिल्म करके आया। तो तब मुझे लगा था कि यस, अपन औरों से हटके ही काम करते हैं। दुर्भाग्य वो फिल्म हमारे प्रोड्यूसर्स के आपसी झगड़ों की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई थी, लेकिन वो बहुत अच्छी फिल्म थी, एक बहुत अच्छा फिल्म्स में सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम्स आती है वो ये भी रहती है कि कई फिल्म जो शूट्स भी हो जाती है, बन भी जाती है, बट वो रिलीज़ नहीं होती है। उसके उसके पीछे एक बार कई कारण होते हैं। कई बार तो क्या होता है कि जिसको बोलते हैं ना कि बहुत सारे ड्राइवर अगर उसमें बन जाएं और हर आदमी अलग दिशा में अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग लेके बैठ जाता है, तो आप ये मान के चलिए वो फिल्म वो डब्बे में ही जाएगी। वो डब्बे में जाएगी। कितनी अच्छी बनी हो, आपने कितनी मेहनत करी हो। और फिल्म का एक ये चीज़ होती है कि अगर एक बार हाइप बन गई मीडिया में और उस टाइम पर अगर वो फिल्म मार्केट में आपने रिलीज़ नहीं करी, तो आप समझिए कि वो फिल्म ख़त्म हो गई। तो ये भी एक बहुत सोची समझी आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से फिल्म को हमेशा रिलीज़ करने से पहले बहुत प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो हाइप बना और किसी कारण से वो डिले हो गई, तो फिर वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाएगी। वो बहुत रीज़न होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी है जिनको अपने माइंड में रख करके अगर एक फिल्म मेकर कर रहा है तो उसे बहुत सारी चीज़ों के प्रेशर्स भी होते हैं। प्रेशर हद से ज़्यादा प्रेशर होता है। हद से ज़्यादा प्रेशर होता है। क्या होता है कि अधिकतर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो पर डे या फिक्स एक पैकेज पे होते हैं कि इतने दिन के लिए, और अधिकतर तो ये होता है कि वो शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं, या फिर पर डे होता है, शिफ्ट में 8 घंटे और पर डे है तो 10 घंटे का काम होता है। और उसमें टेक्निकल लोगों की कोशिश होती है कि भाई काम थोड़ा धीरे हो ताकि ज़्यादा दिन काम करें, क्योंकि कोई फिक्स तो है नहीं ना। अब इस फिल्म को करने के बाद उनको काम दूसरा ढूंढना है। बिल्कुल। तो ये होता है ना कि जितने दिन आप कर सको उतना काम आपको मिल जाए। उधर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की कोशिश होती है कि अगर 40 दिन का शूट है तो 35 दिन में ख़त्म हो, क्योंकि बजट भी रोल करता है। यस बिल्कुल, क्योंकि वो पर डे आपका पैसा जा रहा है ना। तो जो आप अगर एक दिन का पैसा बचाते हो तो आप प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा पैसा बचाते हो। तो डायरेक्टर तो अपने प्रोड्यूसर के लिए लॉयल होता है ना। बिल्कुल। क्योंकि उसको पता है कि एक प्रोड्यूसर को खड़ा करने का मतलब होता है 100 घर के चूल्हे जलाना। बिल्कुल। एक प्रोड्यूसर को ख़त्म करने का मतलब होता है
तो आपने 100 घर के चूल्हे खत्म कर दिए आपने। खत्म कर दिए। और उसका देखा देखी जो नए प्रोड्यूसर्स आने की हिम्मत कर रहे होते हैं ना, वो भी पीछे हट जाते हैं। वो पीछे हट जाते हैं। तो जिसको बोलते हैं ना, एक बदनामी टाइप की हो जाती है, अरे यार ये तो पैसे डूब जाता है। पैसे डूब जाता है। कारण कोई नहीं जाना चाहता ना इससे। और फिर फिल्म जो है वो बिजनेस है, तो फिल्म को हमेशा एक बिजनेस के तरीके से ही सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो बिजनेस कैसे है, कोई फिल्म बनाने में बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, तो पैसे का रिकवरी तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल। है ना। तो उसको अगर आप बिजनेस के हिसाब से प्लान नहीं करोगे तो आप कभी फिल्म का पैसा रिकवर नहीं कर सकते। आप फिल्म आप अपने लिए थोड़ी बना रहे हो। आपका सेटिस्फेक्शन ये है ना कि आपका अच्छा काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कब पहुँचेगा, जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। तो कई बार चीज़ आपको अच्छी लग रही है लेकिन आपको नहीं पता नहीं कि सामने वालों को भी अच्छी लग रही है कि नहीं। तो आपको मतलब डायरेक्टर, मैं जो बोलता हूँ, दो ही सफल होते हैं। या एक तो वो जो पब्लिक का टेस्ट जानता है, या वो जो पब्लिक का टेस्ट बदल दे। इसके अलावा कोई तीसरा डायरेक्टर कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं तो फिर वो होता है कि वो फिल्म आपने बनाई, आप अपने घर पे देखिए। घर पे देखिए। हाँ। तो अब सर, जैसे कि अब आपने इतना कुछ बताया, अब हम एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप इस लाइन में एंटर हुए तब आपको कौन कौन सी या ऐसी कौन सी डिफिकल्टीज है जो हर एक फिल्म मेकर फेस करता है और उनसे सीखता भी बहुत कुछ है? तो कुछ चीज़ें तो रोज ही कुछ ना कुछ सिखाती हैं आपको। मेरा जो जिसको बोलते हैं लोग, जिसको बोलते हैं ना कि यार बहुत स्ट्रगल किया, वो किया, वो मेरे को समझ में नहीं आता है वो किस स्ट्रगल की बात कर रहे होते हैं। अब आप जबरदस्ती, आपको सही दिशा ही नहीं पता है। आपको गलत और सही के बारे में पता होना चाहिए। आप किसी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्या है, उसको एक सामान्य शब्द बोलते हैं फ्रॉड लोग भी बहुत होते हैं। एक्चुअली वो पहले लुट चुके होते हैं तो वो अपना पैसा निकालने के लिए उसी तरह का काम शुरू कर देते हैं कि उसने जिस ढंग से मेरे से पैसे लूटे, मैं भी लोगों से लूट लेता हूँ। उसमें क्या होता है, जो सही लोग काम करने वाले होते हैं ना, वो रह जाते हैं, और लोग उन लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं। तो फिर बोलते हैं हमने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। आपको आदमी को ना, तो सही आदमी को पहचानना आना चाहिए। मैं बहुत, वो हर फील्ड में लागू होता है, जिसमें फार्मूले को बोलता हूँ। जो आपको ये बोलता है कि यार आप इतना पैसा लगाओ तो आप इतना कमाओगे, ऐसी फिल्म में बोलते हैं कि यार इस फिल्म में तू पैसा लगा तो इस फिल्म के रिलीज होते ही सुपरस्टार बन जाएगा। उस चीज पे आप एकदम क्रॉस मार दो। ऐसा नहीं होता, हर चीज की कोई प्लानिंग होती है, तो आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि आपने कहा फ्रॉड भी बहुत होते हैं, तो एक छोटी सी टिप जो आप नए फिल्म मेकर्स या किसी को भी जो इस फील्ड में आना चाहता है उनको देना चाहोगे कि वो कैसे इस चीज़ को पता करें कि वो जेन्युइन है या फ्रॉड है? जो मीठी मीठी बातें करके वो आपको बड़े बड़े सपने दिखाए ना, समझो फ्रॉड है। मेरे पास बहुत प्रोड्यूसर्स आते थे, संजय जी ये इस तरह की फिल्म बना दी। मैं उनको बहुत क्लियर बोल देता था, तुम पैसा डुबो रहे हो, कोई रिकवरी नहीं है इस फिल्म की, भूल जाओ। नहीं मानते, उनको मैं बेवकूफ़ लगता था लेकिन क्योंकि वो मन बना के आ चुके, उनको करना ही है कि उनको तो इतना पैसा, वो अटैची में जिसको बोलते हैं पैसा लेके आए हुए हैं, वो फिर उस आदमी को ढूंढते हैं जो उनको वो सपने दिखा दे। जब वो सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद फिर मेरे पास आएंगे, सर आप सही कह रहे थे। मैं कहा पहले मैं बेवकूफ़ था, अब जब तुम मेरे पास लूट पिट के आए हो, अब ना मेरे पास तुम्हारे को कुछ देने के लिए है, ना तुम्हारे पास कुछ है मेरे को देने के लिए। बिल्कुल खत्म हो गए। तो सर, जैसे कि हर एक फिल्म मेकर की एक यूनिक प्रोसेस होती है, क्रिएटिविटी होती है, तो आप कैसे अप्रोच करते हैं अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, उसके स्टार्टिंग से लेके उसके फाइनल कट तक? सो आप कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं? अप्रोच किसको? मतलब आपकी जो कास्ट है
Okay. और आपकी फिल्म मेकिंग जो भी प्रोसेस आपकी होती है, जैसे आपने आइडिया लिया आपने कि आपको एक फिल्म शूट करनी है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से लेकर उसके एंड तक की प्रोसेस उस पर ओके ओके। सबसे पहले तो जो चीज़ है वो स्क्रिप्ट है ना। और जब तक स्क्रिप्ट आपके मन में नहीं उतरती तब तक तो कोई फिल्म बनाने का कोई मायने नहीं रखता। आप सिर्फ ठीक है सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपको आपकी फीस मिल रही है तो बात अलग है, लेकिन वो मजबूरी में आदमी करता है, नहीं तो अवॉइड ही, एक क्रिएटिव आदमी हमेशा अवॉइड करता है उसको। एक बार स्क्रिप्ट लॉक हो गई, कहानी कह लीजिए, इसकी एक बार स्क्रिप्ट फाइनल कर ली अपन ने, उसके बाद दिमाग में एक्चुअली में स्क्रिप्ट पढ़ते ही एक पूरी फिल्म आपके दिमाग में आ जाती है। फिर जो फिल्म के जो उसमें जो स्क्रिप्ट में जो किरदार हैं आपको आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि इसका लुक कैसा होगा, इसकी चाल ढाल ऐसी होगी, इसके कपड़े ऐसे होंगे, इसका ये गेटअप, मतलब एक पूरा कैरेक्टर आपके दिमाग में आता है। फिर हम मतलब मैं अपने लिए जो कह रहा हूँ कि मैं फिर उस कैरेक्टर के हिसाब से आर्टिस्ट को अप्रोच करता हूँ, या फिर कई बार होता है कि आपको किसी आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करना है तब मैं उस आर्टिस्ट की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से और उसके जो उसका जो एक्चुअल कैरेक्टर है उसके हिसाब से फिर मैं उसका राइटर को लिखने के लिए बोलता हूँ हमेशा, ताकि वो बहुत नेचुरल लगे। क्योंकि फिल्म जब तक नेचुरल नहीं लगेगी ना तब तक वो लोगों के दिमाग को हिट नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है। तो फिल्म में एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए। जैसे ही आप थोड़े आर्टिफिशियल हुए तो लोग एकदम वो लोगों के दिमाग से उतर जाएगी वो फिल्म। तो हो सकता है वो फिल्म चल जाए लेकिन आगे के रास्ते आपके वो ब्लॉक कर देगी। तो चीज़ हमेशा नेचुरल होनी चाहिए। मतलब भाई फिल्म जो है वो कहानी कहने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो कहानी का जो एक फ्लो होता है ना वो शुरू से लेकर आखिरी तक बना रहना चाहिए। और मेरी फिल्म का एक फार्मूला जो हमेशा यूज़ करता हूँ कि फिल्म का जो पहला सीन है ना, चाहे उस सीन का कहानी से कोई लेना देना ना हो, पहला सीन इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि आदमी बोले यार ये फिल्म मुझे देखनी है। तो पहला सीन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कभी भी फिल्म बिल्डअप करने के लिए धीरे धीरे स्टोरी बिल्डअप होगी, वो अप्रोच मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि कभी नहीं अपनानी चाहिए। बिल्डअप बीच में हो जाएगी अगर आपको कुछ कहनी है ना, क्योंकि आज की तारीख में आपका कंपटीशन किसी एक रीजन या किसी एक लैंग्वेज की फिल्म से नहीं है। आज पूरी दुनिया के सिनेमा के साथ आपका कंपटीशन है। वर्ल्ड वाइड ये कंपटीशन अब तो बना ही रहेगा, बना रहेगा। बिल्कुल। तो आपको उसी लेवल पे काम करना है। तो उस लेवल पे काम करना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उससे एक ऊंचे लेवल पे आप जाके काम करें। तो उसके लिए आप ओरिजिनल रहिए, लोगों से हटके काम कीजिए। हटके करने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ हटके करने का मतलब बेवकूफ़ बनना, अपने आप को साबित करना नहीं होता। हटके का मतलब होता है और से थोड़ा अच्छा करना। तो आप और से थोड़ा अच्छा कीजिए ताकि लोग आपकी नकल करें। जब तक लोग आपके उस स्टेप तक आएंगे तब तक आप किसी और लेवल पे पहुंच चुके होंगे, फिर लोग आपके उस स्टेप को फॉलो करें। ये आपको अप्रोच रखनी चाहिए हमेशा। मेरी तो कोशिश कम से कम ये रहती है, जो भी करो लोगों से हटके करो, कुछ ऐसा करो कि तो लॉन्ग फॉर्म तक अपन आगे तक जा सकते हैं। लोग आपको फॉलो करें, आप लोगों को फॉलो करो। बिल्कुल। किसी को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ तो कोई दे चुका ना, आप कुछ नया दीजिए। हाँ, अगर आपको वही चीज़ देनी है तो लोग उसी ओरिजिनल चीज़ को देखेंगे ना फिर। बिल्कुल। अब लोग को बोलते हैं, जैसे मैं काफ़ी पहले लोग हमारे पास आते थे टेक्नीशियन से, वो बोलते सर आप ये ऐसा शॉट कैसे ले रहे हैं। राज कपूर जी होते तो वो ऐसे लेते। मैंने कहा जो राज कपूर जी को करना था वो उन्होंने कर लिया। और जिनको वो चीज़ देखनी है वो ओरिजिनल फिर राज कपूर की फिल्में देखेंगे ना, वो मेरी फिल्म क्यों देखेंगे। कुछ डिफरेंट होगा तभी आपकी फिल्म देखेगा। हाँ, और राज कपूर जी ने
जिस चीज़ को आगे बढ़ाया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको और आगे तक लेके जाएं। बिल्कुल। राजकपूर कभी ये थोड़ी चाहेंगे कि हम जहाँ पीछे की थे- तरफ चलें। जहाँ थे उससे एक कदम आगे ही जाना चाहिए। हाँ, तो ये अप्रोच रखनी चाहिए। अब लोगों का माइंडसेट हो गया है कि है ना, कुछ अलग करना है, अच्छा करना है, हटके करना है। फिल्म का एंड हमेशा जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, जैसा हमारे पुरानी फिल्मों में भी होता था। आखिरी के सीन में सब कैरेक्टर इकट्ठे कर दिए और आपको सब समझ में आ गया अब क्या हो रहा है। तो नहीं ना, क्योंकि लोगों को जो इंटरेस्ट है, अब एक नेचुरल चीज चलनी चाहिए ना। जो इंटरेस्ट है वो बिगनिंग से ज्यादा क्लाइमैक्स में आता है। यस। तो और हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको फिल्म में रखने चाहिए। रखनी चाहिए। सिंपल कोई चीज़ नहीं होती, आपकी ज़िंदगी सिंपल थोड़ी है। बिल्कुल। तो फिल्म की सफलता का राज ही है ना ट्विस्ट एंड Suspense। टर्न्स है। सस्पेंस है। हाँ, अब सिंपल लव स्टोरी भी अगर आपकी है तो मेरे को ध्यान आता है, एक बार मैं उनका एक बार इंटरव्यू देखा था मैंने अल्फ्रेड हिचकॉक का। उनकी एक फिल्म में एक बहुत सिंपल सा वो था सीन कि वो दो बंदे बैठे हैं, उनके नीचे कोई बम लगा के चला जाता है और बम फट जाता है, वो दोनों मर जाते हैं। तो जब वो फिल्म शूट हो रही थी तो अल्फ्रेड हिचकॉक ने बोला यार इसमें है ना कुछ टर्न डालो, कोई ट्विस्ट होना चाहिए, सीन तो यही है। उन्होंने उसको डायरेक्ट किया, फिर उन्होंने दिया, वो बंदा बैग रख के गया, दर्शकों को पता है ये बम फटे, उनमें से एक बंदा उठ के गया, दूसरा उसको बुलाने गया, वो उसको कुछ ध्यान आया, वो टेबल पर वापस आया, वो फिर उसको देखने आया कि ये क्या करने आया और बम फट गया। तो वो एक सस्पेंस क्रिएट हुआ कि ये बचेगा, ये बम फटेगा, ये होगा। सीन वही था लेकिन दिखाना वही था, क्योंकि अगर डायरेक्टली वो बॉम्ब लग गया और वो फट जाता तो कोई सस्पेंस ही नहीं था। ऑडियंस बोलती कि हाँ ठीक है पता है वो फट गया। तो उसने एक आपके अंदर एक है ना वो आपकी धड़कनें बढ़ा दी, धड़कने बढ़ा दी, आपको इन्वॉल्व कर दिया उसमें। अब ऑडियंस के माइंड में ये रहता अब क्या होने वाला है, कि फट रहा था ये चले गए, अब कौन, अब एक जना है अब वो मरेगा या दोनों मरेंगे। वो चीजें वहां पर बड़ी क्लैश करती है, तो उनके सस्पेंस बनता है कि क्या होने वाला है आगे। तो आजकल की जो फिल्म्स है उसमें इस चीज पे फोकस दिया जा रहा है, जो भी देखने में सस्पेंस थोड़ा डाला जा रहा है, क्योंकि सस्पेंस के बिना आजकल पिक्चर देखी नहीं जा रही है। नहीं ना फिल्म्स हो, शॉर्ट फिल्म्स हो या वेब सीरीज भी अपन बात के करें जो डायरेक्टर्स हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो जानते हैं विदाउट सस्पेंस कुछ भी नहीं है। हाँ, विदाउट सस्पेंस कुछ भी नहीं। मतलब सस्पेंस का मतलब ये है कि सस्पेंस का ट्विस्ट एंड टर्न्स का ये बिल्कुल, उसका पर्पज ही ये है कि देखने वाला उसमें इन्वॉल्व हो जाए। और जब तक ऑडियंस इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक आप सफल नहीं हो। आप भाई आपकी फिल्म देख के ऑडियंस रो रही है, इसका मतलब आप सफल हो गए ना, आप उनके दिल में उतर गए। अब इसी टॉपिक पे अपन बात करते हैं, जैसे भी फिल्म रिलीज हुई थी छावा, जो ऑडियंस ने उससे कनेक्ट किया था, यानी कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो मैंने देखी है, लोगों को रोना भी आया था उस फिल्म को देख के, और लोगों ने कनेक्ट भी किया उस चीज़ को उस टाइम से। और जो उसमें हुआ, जो विक्की कौशल ने इसका जो किरदार निभाया संभाजी महाराज का, उसको लोगों ने कनेक्ट भी किया और उससे जुड़े भी रहे। पूरे एंड तक लोगों ने फिल्म भी देखी और उसमें इंटरेस्ट भी बना रहा उनका, क्योंकि इमोशनली कनेक्ट हो गए। उस तरीके से आजकल फिल्म्स में तभी फिल्म चल सकती है। एक्चुअली में मतलब छावा के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैंने देखी नहीं है फिल्म। लेकिन विक्की कौशल की फिल्म है सरदार उधम सिंह, उसमें जलियांवाला बाग का जो सीन शूट किया है, आप कभी वो देखिए, आपको समझ में आएगा डायरेक्टर क्या होता है। हमने जलियांवाला बाग के सैकड़ों किससे सुने सीन देखे हैं, गांधी फिल्म में भी हमने देखा है, मतलब बहुत अच्छा पिक्चराइज किया है। लेकिन सरदार उधम सिंह ने उसने जो अलग तरीके से वो किया है, मरने के बाद उन लाशों का क्या, उसमें सरदार उधम सिंह बिल्कुल यंग है, उसके वो 2-3 दोस्त हैं, वो उन लाशों में जिंदा लोगों को ढूंढ रहे हैं। आप वो सीन देखिए, आपको तब पता लगेगा कि क्रूअल्टी और दया
किसे कहते हैं? किसे कहते हैं। वो है क्रिएटिविटी। एक सीन आपके फिल्म को आपको किस लेवल पे ले जाता है। एक सीन ही है, एक पर्टिकुलर कोई सीन, वो पूरी फिल्म हिट करा देता है। बाकी अगर फिल्म में अगर ऐसे हिट सीन ना हो तो फिल्म फ्लॉप जानी जानी है। और ये चीज़ डायरेक्टर को पता होती है ये सीन क्या असर डालेगा दिमाग पे। क्योंकि जैसे मैंने छावा की भी आपसे बात करी, उसमें पिक्चर पूरी सबने देखी, लेकिन जो लास्ट का जो क्लाइमैक्स था, जो संभाजी महाराज के साथ क्रूएलिटी दिखाई थी उन लोगों ने, जो अपन कहते हैं अपन कैसे जिस हद तक गिरते हैं, वो चीज़ उसमें दिखाई तो लोगों ने उससे कनेक्ट किया, और वही सबसे ज़्यादा हिट पार्ट रहा उनका लास्ट का। तो वो फिल्म काफ़ी अच्छी गई भी और लोगों को पसंद भी आई है। हाँ, फिल्म तो काफ़ी हिट रही है वो। बिल्कुल। मैंने नहीं देखी, मेरे कुछ रीज़न थे। आप सब फिल्में देख भी नहीं सकते। नहीं बिल्कुल। तो क्योंकि आज की तारीख में आपके पास इतना चॉइस है और फिर आपके पास आपका खुद का काम भी है। तो पहला प्रायोरिटी तो आपका अपना खुद का काम खुद का है। काम है, बिल्कुल सही बात तो है। आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे कि सर, अब से आपकी जो क्रिएटिव फ्रीडम है और जो प्रेशर है प्रोडक्शन का, वो कैसे बैलेंस करते हो आप? दोनों का ही अपना एक प्रेशर है और दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव तो ये है कि जब तक फिल्म में क्रिएटिविटी नहीं होगी तब तो फिल्म अच्छी नहीं बनेगी, और जब तक प्रोड्यूसर का पैसा रिकवर आपकी उस क्रिएटिविटी से नहीं हो रहा है तो उस फिल्म का मतलब नहीं है, तो फिल्म बनेगी कैसे। बनेगी कैसे? और आपने वो फिल्म एक बार बना ली, अगली फिल्म कैसे बनाओगे आप। बिल्कुल। तो आपको दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ता है। आपका फ़र्ज़ है, जो आप पे इतना विश्वास करके इतना पैसा लगा रहा है तो वो पैसा उसके पास वापस आना चाहिए। बिल्कुल। और वो पैसा तब कब वापस आएगा जब मैक्सिमम लोग आपकी फिल्म को देखेंगे। यानी फिल्म आपकी इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि लोग माउथ पब्लिसिटी करने लगे, यार ये फिल्म तो देखनी है अपन को, देखनी है ना। तो आप उतना आप फिर मतलब आपका क्रिएटिव फील्ड जो फ्री हैंड है ना, वो उस लेवल पे होना चाहिए कि लोग एंजॉय करें, एंजॉय करें आपकी फिल्म का। यार इनकी फिल्म, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इज बेटर देन कुछ आर्टिस्ट होते हैं, promotional, आप publicity। देखिए, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, उनकी फिल्म आपको कभी निराश नहीं करेगी क्योंकि उनका जो सेंस ऑफ सिलेक्शन है फिल्म का वो बहुत स्ट्रांग है। उनको वो स्क्रिप्ट पढ़ के ही समझ जाते हैं कि ये फिल्म किस लेवल की बनेगी, वो तभी हाँ करेगा, नहीं तो छोड़ देगा वो। ऐसे डायरेक्टर होते हैं। मतलब मेरी नज़रों में वर्ल्ड में स्टीवन स्पीलबर्ग से बड़ा कोई डायरेक्टर मैं किसी को नहीं मानता। उसने हर जॉनर की फिल्म बनाई है, वार मूवी, फिक्शन, फैंटेसी, एनिमेशन फिल्म, सब तरह की फिल्में बनाई हैं और हर फिल्म अपने आप में मील का पत्थर है। उस लेवल का डायरेक्टर को दूसरा है ही नहीं। आपको एक या दो सब्जेक्ट में ही आपको एक्सपर्ट मिलेंगे। कोई लव स्टोरी में बहुत अच्छा है, कोई एक्शन में अच्छा है, वो हर फील्ड में अच्छा है, और वो जो फिल्म बनाता है दुनिया फिर उसकी नकल करती है। उसकी मैं नाम भूल गया, हाईवे या ऐसे कुछ एक फिल्म थी, पूरी फिल्म में एक कैरेक्टर है और वो फिल्म एंड तक आपके रोंगटे खड़े करके रख दी। एक कैरेक्टर है सिर्फ, एक कैरेक्टर, उसने एंगेजिंग रखा फिल्म को। ऐसे ही जुरासिक पार्क, बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे प्लानिंग उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होती है। जुरासिक पार्क जिस दिन उन लोगों ने लॉक की, उसके 6 साल बाद फिल्म आई है। 6 साल बाद। लेकिन जिस दिन उन्होंने फिल्म को लॉक करी, पब्लिसिटी उन्होंने उसी दिन से शुरू कर दी। कैसे? उन्होंने यूरोप के मैं कंट्री का नाम बोल रहा हूँ, एक छोटे से कंट्री में एक पुरातत्वविदों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई डायनासोर के ऊपर डिस्कस करने के लिए कि वे डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं
किसी को नहीं पता कि वो एक पब्लिसिटी के लिए स्पॉन्सर्ड, स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट था, वो पब्लिसिटी स्टंट था लेकिन ऑथेंटिक। ऑथेंटिक। वो डायनासोर की ही बात कर रहे थे, डायनासोर की हड्डियों को लेके ही बात कर रहे थे। बहुत छोटी सी कंट्री में एक बहुत छोटा से कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उसकी न्यूज़ कटिंग को उन लोगों ने जानबूझ के इस तरीके से वर्ल्ड वाइड फैलाना शुरू किया कि वहाँ से डायनासोर्स की, मतलब डायनासोर फिल्म रिलीज होने के 6 साल पहले उसकी हाइप ऐसी बना दी, प्लान्ड। प्लान। 6 साल तक वो आपके दिमाग में डायनासोर 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 अलग अलग जगह से बिठाते रहे, और जब तक फिल्म रिलीज हुई तब तक आपके दिमाग में डायनासोर के बारे में जानने की इतनी इच्छा पैदा हो गई थी, वो फिल्म आते ही ब्लॉकबस्टर, खिड़कियाँ तोड़ दी। खिड़की तोड़ गई। तो प्लानिंग है, प्लानिंग है। और ये है कमर्शियल प्लानिंग। वो जानता था ना जिस दिन फिल्म आएगी उस दिन वो क्या जलवे बिखाएगी पूरी दुनिया में। और सबसे ज़्यादा चली हुई वो फिल्म, उसकी हर फिल्म चली। उसकी हर फिल्म चली। कास्टिंग का और लोकेशन स्काउटिंग का, उसमें फिल्म मेकर का कितना रोल है? 100%। फिल्म मेकर ही तो डिसाइड करेगा उसको कास्टिंग क्या चाहिए, कैसे चाहिए। और जैसे और लोकेशन सर्चिंग लोकेशन है तो लोकेशन लोग सर्च करते हैं, फिर वो बताते हैं, वो अपनी डिमांड बता देता है, उनके पास फोटोग्राफ भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, उसको जो जो चीज़ पसंद आती है फिर हम लोग वहाँ जाके। इम्प्लीमेंटेशन वगैरह। अब मैं अपनी फिल्म पानी का बताता हूँ। पानी फिल्म का लोकेशन देखने के लिए, एक राजस्थानी फिल्म है, बिल्कुल। तो थोड़ा डेजर्टेड इलाका हमको चाहिए था जहाँ फ्लोरा फोना जो है वो सूख चुके हैं, पानी नहीं है इसलिए। तो फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे को, हम लोगों को जयपुर से करीब 250-300 किलोमीटर दूर लेके गए। 2 दिन वहाँ रुके, लोकेशंस देखी, मुझे तो समझ नहीं आई, नहीं पसंद आई। हम लोग वापस जयपुर आ गए। फिर 1-2 दिन बाद हमारा एक बंदा बोलता है, यार सर एक लोकेशन है, आपको दिखा के लेके आते हैं, जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है। हम गए, जाते ही मैंने बोला जब तुम्हारे पास ये लोकेशन थी जो बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन, परफेक्ट लोकेशन, मैंने कहा जब ये लोकेशन थी तो 300 किलोमीटर दूर क्यों लेके गए। तो चीज़ आपके बगल में है, लेकिन उसमें एक्चुअल में क्या था, प्रोड्यूसर का थोड़ा सा ये इंटरेस्ट था कि वो लोकेशन जो है वो उसके इलाके में थी, तो वो थोड़ा लोगों को हाइप कर देती। हाइप करने, नहीं लोगों को क्या हाइप करती, मेरी फिल्म बन रही है, वो फिर वो तुम्हारी फिल्म होती है, तुम्हारी फिल्म होती हो, वो फिल्म नहीं होती है। फिर हम लोग यहाँ जयपुर के पास एक जगह है अमरसर, वहाँ हमने शूट किया। तो फिल्म की 80% हम लोगों ने वहीं शूट किया। क्या लोकेशन थी, वो आपके बगल में शूट है, तो देखने के बाद ही मैंने फाइनल किया ना कि अरे ये देखते ही पसंद आ गई। हाँ, तो ऐसे ही ऐसे हम लोग एक हिंदी फिल्म, हिंदी क्या इंटरनेशनल फिल्म थी, वो हिंदी और इंग्लिश में बना रहे थे जीसस क्राइस्ट के ऊपर। तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने बोला कि वो इस तरह के लोकेशन है, आप 12 चलिए, वो लोकेशन हम लोगों ने फाइनल करी है। मैंने कहा वो जगह मेरी देखी हुई है, कोई जगह आपको नहीं मिल रही है, मैंने कहा चलो 40 किलोमीटर दूर। हम लोग चोमू के पास महारकला एक जगह है, वहाँ गए। प्रोड्यूसर को मैंने बोला ये जगह है, देखते ही बोलता है अरे ये तो जगह चाहिए थी। मैंने कहा आप 300-400 किलोमीटर दूर जाके देख आए और बगल में नहीं देखा, और बगल में आपने नहीं देखी, आपको जो चीज़ चाहिए सब कुछ था वहाँ पे। मेन फिल्म मेकर के लिए सबसे बड़ा जो मेजर पार्ट है वो लोकेशन भी मैटर करता है। लोकेशन, ये लोकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक फिल्म के लिए, ये परेशानी आती है एक फिल्म मेकर को। हाँ, फिर लोकेशन का फिर चक्कर क्या होता है कि उसके साथ भी बहुत सारी परेशानियाँ जुड़ी हुई हैं। परमिशन है, बिल्कुल, लोकल लोगों का सपोर्ट है, लोकल पुलिस का सपोर्ट है, वो सब बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग एक बार एक
आमिर साइड में कुछ शूट कर रहे थे रात को, तो वहाँ पे लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लोगों को क्या लेना देना, कुछ नहीं। केवल परेशान करना। तो उसका हम लोग उस इलाके में खूब लोग आते हैं और सर हमारे यहाँ के आप शूट कीजिए, लोगों को रोज़गार मिलेगा। नहीं जाते हम लोग वहाँ, एक्सपीरियंस हमारा नहीं था अच्छा वहाँ पे। बिल्कुल अब रात को किसी के चोट लग जाए, इक्विपमेंट टूट जाए, बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमको सामना करना पड़ता है। ऐसे एक बार हम लोग अलवर में शूट कर रहे थे, वहाँ पे आप ये देखिए 3,000 से ज़्यादा पब्लिक शूटिंग देखने के लिए आ गई, लेकिन कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ हमको। मज़ा आया वहाँ पे शूट करने में, और ज़्यादा मज़ा आया हमको। पब्लिक सपोर्ट अच्छा था। बहुत अच्छा पब्लिक सपोर्ट था। हम एक बार बोल देते थे इस जगह से आप आगे नहीं आओगे, जब हम साइलेंस बोले तो आप आवाज़ नहीं करोगे। उनको शूटिंग देखने में मज़ा आ रहा था, हमको फिर शूटिंग करने में मज़ा आ रहा था। करने में मजा आ रहा था। तो ऐसी पब्लिक भी मिलती है। तालमेल बैठता है तब एक फिल्म अच्छी बन जाती है। बिल्कुल। तो सर ये तो अपन ने बात करी अभी क्रिएटिव के बारे में, आपकी क्रिएटिविटी एक फिल्म मेकर की। अब हम बात करते हैं बिहाइंड द सीन्स की, यानी कि जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो आपको सरप्राइज़ कर देती है। अपन कहें या तो आपको परेशानी में डाल देती है, या आपको उस सीन में या उस शूटिंग में जहाँ फिल्म शूट कर रहे हैं काफ़ी इन्जॉय भी कराती है। कोई मेमोरेबल मोमेंट्स भी बनते हैं आपके, कोई ऐसे सीन्स भी होते हैं जो पूरे क्रू को हंसा दे या कोई पूरे क्रू को डिस्टर्ब कर दे। कोई ऐसे सीन्स आप शेयर करना चाहेंगे? एक वाकया याद आ रहा है। हम लोग अलवर में सिली सेट से आगे 10 किलोमीटर आगे एक जगह है गरबाजी, जंगल है, पहाड़ हैं। वहाँ पे हम लोग एक वार सीक्वेंस शूट कर रहे थे। तो 2 आर्मी एक दूसरे के, तो हम लोग वहाँ शूट कर रहे थे। तो पहाड़ी पे एक गुफा थी, तो एक सेना तो उसमें थी, एक सेना यहाँ से जा रही है, और हम लोग नीचे कैमरा में, हम लोग नीचे से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो काम। तो वहाँ पे 25-30 लंगूर ऐसे लाइन में बैठ गए आके, बिल्कुल एक लाइन में, और मैं इंस्ट्रक्शन देता तो एक साथ मेरी तरफ देखते हो। फिर मैं उनकी तरफ कुछ देखता, वैसे उंगली करता तो वो उस गुफा की तरफ देखते। मैं इधर इंस्ट्रक्शन देता तो सब एक साथ उस तरफ देखते। सब एंजॉय कर रहे हैं उनको ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। हमारे कैमरे में थे ही नहीं वो। लेकिन ये डर भी रहा होगा कि गलती से बीच ना में नहीं आ जाए। ना कुछ नहीं, नहीं। बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। वो सीन अभी भी मेरे को याद आता, जबकि उस सीन को 18-20 साल हो गए उस सीन को किए हुए। और फिर उसमें क्या था, हम लोगों ने एक ब्लास्ट का सीन डालना था। जैसे ही वो बम फटा, बंदर तो उनको बेचारा समझ में नहीं आया किधर भागे। वो जो भगदड़ मची है वहाँ पे। एक सीन था कि हम एकदम दिमाग में आया, 150-200 गायें ऐसे बैठी हुई थी। एक वो हल्का सा, एक बहुत हल्की सी एक नदी बह रही थी, और उसके किनारे रेत वेत सी थी, थोड़े गोल गोल से पत्थर। वहाँ वो दिन में वो जो लेके आते हैं ना, पूरे गांव की गाय एक साथ चराने लेके जाता है बंदे का, एक मैं नाम भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं उसको, चरवाहा नहीं बोलते उसको, कुछ और बोलते। तो वो सारी गाय बैठी हुई थी दोपहर में। तो हमको यार दिमाग में आया कि हमने उस गाय के बिल्कुल सामने कैमरा लगा दिया, और हमने कहा एक ही बार सीन आएगा। उधर जंगल में से एकदम आप भागते हुए, नदी में से दौड़ते हुए, वो पूरे 10-12 सैनिक थे, वो ऐसे दौड़ते हुए आएंगे और गायों के बीच में से भगेंगे। और हमको पता था गाय का भगदड़ मचेगा, और एक ही बार में। और सबसे बड़ा 150-200 गाय। हाँ, 200-250 गाय, 200-250 गाय, और सब सफ़ेद। सब सफ़ेद। फौजियों ने वो अपनी फौजी वाली वो पहन रखी, तो एक कॉन्ट्रास्ट कलर। बिल्कुल। लेकिन वो जो सीन जो क्रिएट हुआ ना, वो कमाल का, वो याद आता है। वो मतलब इतना नेचुरल एक वो सीन था कि यार ऐसी उसमें फौजियों को उनसे भी बचना है, अपने आप को छिपाना भी है। एक ही बार में जो वो हम लोगों ने शूट किया ना, वो कमाल का शूट था, याद आते हैं।
चिली सेल में शूट कर रहे थे जो एक वहाँ पे हम एक गाना शूट कर रहे थे हीरो पानी में गिर गया वो हम लोगों ने शूट तो हो ही रहा था, लेकिन वो इतना नेचुरल आया तो लोगों को लगा कि एक्टिंग कराई हम लोगों ने उससे। होती हैं कभी कभी चीज़ें। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो, या जैसे कभी ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी बहुत हो जाते हैं? हाँ, हम लोग बॉम्बे में मैं जिस होटल में रुका हुआ था वहाँ पे हम लोग ने ऑडिशन रखा था। तो उससे पहले मेरे प्रोड्यूसर 1 महीने पहले ऑडिशन कर चुके थे और लोगों को फाइनल किया था। तो मैं उनके उस सिलेक्शन से ना ज़्यादा खुश था नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया था वो कैरेक्टर से मेल नहीं खाते थे। तो जीसस क्राइस्ट के ऊपर तो उन्होंने एक लड़की को मदर मैरी के रोल के लिए फाइनल किया था। वो मुझे नहीं जम रही थी, तो ऑडिशन देने वापस जब फिर मैं जब बॉम्बे गया तो वापस ऑडिशन किए हम लोगों ने। तो उस लड़की ने एक्ट किया। सीन था कि वो ऐसे बैठी है और जीसस की जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो उसकी गोद में है। उसने जिस ढंग से उसको पोर्ट्रे किया ना, मैं वो सीन बीच में छोड़ के बाथरूम में जाके रोया। इतना अच्छा उस लड़की ने, मैं भी उसको फिर फाइनल करके आया। होता कई बार कि है ना, आप गलत होते हो। बिल्कुल। वो सीन कभी कभी याद आता है ना, तो मतलब इतना नेचुरल, मतलब आपको लगता था कि यार किसी माँ की गोद में उसका जवान बेटा दम तोड़ चुका। उसने वो जो फीलिंग लेके आई थी बहुत अल्टीमेट था। दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बनाया था मैंने, निर्दोष करके, एड्स के ऊपर था। बहुत अच्छा सीरियल था वो, लेकिन वो मेरे दिल के करीब इसलिए था कि उसमें मेरे मदर फादर ने भी एक छोटा सा रोल प्ले किया था। मेरे फादर बहुत अच्छे एक्टर थे, उन पर मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था, और मम्मी पे हमको बिल्कुल, वो बहुत शाई नेचर की, बहुत इंट्रोवर्ट। वो किसी के सामने ज़्यादा खड़े होकर बात भी नहीं। लेकिन सरप्राइज, हमारी मदर ने कोई रिटेक नहीं दिया और हमारे फादर ने इतने रिटेक दिए कि पूछे नहीं आप। मतलब डाउट हो गया होगा कि कौन ज़्यादा परफेक्शनिस्ट है। यार होता है कई बार। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती रहती है इसमें। राइट, अच्छा, तो ऐसी कोई फिल्म जो भी आपने बनाई हो वो आपके सबसे ज़्यादा दिल के करीब हो? अभी तो ऐसी चीज़ आनी बाकी है। आनी बाकी है? अभी तक ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, आपकी बनाई हुई? नहीं, मेरे को मेरा बनाया हुआ पिछला काम कभी ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। नई चीज़ को इनोवेट करके उसमें मेरे को फिर बहुत कमियां नज़र आती हैं, तो मैं उनको छोड़ देता हूँ। लोग भले बोलते हो कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता है उसमें क्या क्या कमियां रह गई। तो मेरे को लगता है कि यार कोई और कमी पकड़े, इससे अच्छा है कि उसको देखना बंद कर दो। देखना नहीं होता। तो मेरे को अपना पुराना पिछला काम कोई खास ज़्यादा पसंद आता नहीं है। मतलब नए काम को इतना अच्छे से करें कि वो ज़्यादा पसंद है। यस, अगर अपन पुरानी चीज़ों को अच्छा बता देंगे तो नए में माइंड कम लगेगा फिर। मतलब देखो, कुछ लोगों का होता है कि ये मेरा बेस्ट काम है, और मेरा ये मानना है कि बेस्ट काम की तुलना आपकी तभी हो सकती है जब आप या तो उस फील्ड को छोड़ चुके हों या आपने ये दुनिया छोड़ दी हो, क्योंकि आपका बेस्ट आना हमेशा बाकी बाकी होता होता है ना। तो ऐसे पता नहीं कितने बेस्ट आएंगे। जैसे आज की जो फिल्में हैं उनकी प्रोसेस, फिल्म मेकिंग की जो प्रोसेस है, क्योंकि स्पेशली आज का जो टाइम है वो एआई का ज़माना आ चुका है। तो पहले के कुछ ईयर्स में, यानी कि जिस टाइम पे आप, यानी कि आज अपन बात करें 20 साल पहले की और आज के टाइम की जो चेंजेस हैं उनके बारे में। देखिए, चेंज जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए होता है बिल्कुल। ना। कुछ लोग बोलते हैं एआई जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगी, ये वो, जबकि मेरा जो मानना है कि एआई फिल्म प्रोसेस को और रिफाइन करेगी, आपके चीज़ों को और परफेक्शन की ओर लेके जाएगी। जो आप परफेक्शन वैसे नहीं लेके आ पा रहे थे, एआई की मदद से आप वो परफेक्शन लेके आ सकते हैं।
जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे। एक टाइम पे था जब फिल्म कैसे बनती है, क्या बनती है, लोगों को कुछ नहीं पता था। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी जब से आई है, गली गली में आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर मिल जाएंगे, और जो काम कर रहे हैं, काम कर जो सिर्फ सपने नहीं देख रहे, काम कर रहे हैं ना। इतने प्लेटफॉर्म हो गए आज की तारीख। पहले फिल्म बनाना एक जुए की तरह दांव लगाना था। आज की तारीख में अगर आप कोई फिल्म बनाते हैं, एक वेल प्लान करके, एक कैलकुलेशन के साथ अगर आप फिल्म बनाते हैं, आज की तारीख में फिल्म बनाना घाटे का सौदा है ही नहीं। इतने प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आपके पैसे रिकवर हो जाते हैं। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, अगर आपका प्रोडक्ट उस लेवल का नहीं है, तो भी आप अपना सारा पैसा निकाल के प्रॉफिट में ले आते हैं। इतने प्लेटफॉर्म हो गए हैं आज की बिल्कुल। तारीख। आजकल तो OTTs यस, और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप सोच भी नहीं सकते आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अब यूट्यूब को ले लीजिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, मिस्टर बीस्ट के नाम से, बिल्कुल 5,000 करोड़ रुपए सालाना इनकम है उस आदमी की। 5,000 करोड़ पर सालाना ईयर। इनकम है। कोई सोच सकता था कि एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे जाके आप इतना पैसा कर सकते हो? बिल्कुल। उसकी कोई न कोई फिल्म थिएटर में आ रही है, ना कुछ आ रही है, आपके मोबाइल में देख रहे हो आप मैक्सिमम चीजें उसकी, बिल्कुल। या फिर आपका अपनी टीवी पे देख रहे हो। 5,000 करोड़ रुपए साल के कमा रहा है वो आदमी। और सबसे बड़ी बात, वो आदमी पैसे के पीछे पागल नहीं है। वो कंटेंट के पीछे उसके लिए वो फन है, उसका मजा आ रहा है उसको। मजाक करते करते कमाए जा रहे हैं। वो देखिए अब, क्योंकि वो इतना पैसा कमा रहा है, इतना पॉपुलर है कि गवर्नमेंट ने उसको प्रेशराइज किया है कि सिक्योरिटी की वजह से अब वो अपना लिए मकान बना रहा है। उसका खुद का मकान भी नहीं था, और उसने लोगों को बड़े बड़े आइलैंड तक गिफ्ट किए हैं डेवलप करके। वो खुद किराए के उसमें रहता था। गवर्नमेंट ने प्रेशराइज किया उसको कि भाई तेरे सिक्योरिटी की वजह से हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, मकान बना। पॉपुलैरिटी तुम्हारी है, प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे को जाएगी। अब सोचो, अगर वो पैसों के पीछे पागल होता तो कितना कमाता वो। हाँ, और आज की तारीख में आप अपने इंडिया में ही देख लीजिए, आप यूट्यूब से, इंस्टा से हैं, जो छोटे छोटे जो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म है, फेसबुक से हैं, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते आप। और फन है उनके लिए। फन है उनके लिए। आप शॉर्ट फिल्में बना रहे हैं, आप फनी वीडियोस बना रहे हैं, आपके लिए फन है और बहुत बड़ा इनकम का जरिया है, और लोग आपको जानते हैं। आप सड़क पे निकलते हैं, अरे ये तो वो है। बिल्कुल तो ये टेक्नोलॉजी ने तो आपको इस लेवल पे पहुंचाया है ना। बिल्कुल। पहले कैमरा खरीदने की तो सोचिए आप, भूल जाइए। कैमरा हायर करना भी बहुत मुश्किल होता था। मतलब हमारे प्रोडक्शन का बहुत बड़ा बजट सिर्फ कैमरे के रेंटल में चला जाता था। आज जितना रेंटल हम देते थे उतने में तो आज आप एक 4K कैमरा खरीद लेते हो आप अपने लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, बिल्कुल। और उससे आप 10 प्रोजेक्ट बनाते हो। तो टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो गई और क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। और एक जो ग्लोबल जो कंपटीशन, एक दूसरे की चीज़ों को इजीली अवेलेबल कर दी चीज़ों ने, इसने क्वालिटी को बहुत हाई लेवल तक पहुंचा दिया है। आज आप कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं बना सकते। आप मैक्सिमम लोग आपके टीवी पे चीज़ देख रहे हैं, बिल्कुल। आपकी फिल्म भी लोग टीवी पे देख रहे हैं, बिल्कुल। रिमोट आपके हाथ में है ना। चीज़ जैसे ही आपकी खराब डल हुई, चेंज। तो यानी आपको पता होना चाहिए आपकी चीज़ किस लेवल की होनी चाहिए और कितनी टाइट होनी चाहिए। कितनी टाइट होनी चाहिए, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है वो क्वालिटी को लेके आ रही है, बेनिफिशियल भी है। यस, वो क्वालिटी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सर। है ना। अब वो खेल नहीं है, वो सीरियस बिजनेस है, वो सीरियस बिजनेस है। और सर आज की फिल्मों में आपको कुछ मिसिंग या कुछ अंडररेटेड लगता है? कहाँ की फिल्म? अपन से बॉलीवुड की बात करें, अपनी जो शॉर्ट फिल्म्स भी आ रही है। अब एक्चुअली क्या है, मैं बॉलीवुड शब्द को ही पसंद नहीं करता।
हॉलीवुड है, वो उनका अपना एक इंडस्ट्री है। मतलब क्या हम अपनी इंडस्ट्री का एक नाम भी नहीं रख सकते? हिंदी सिनेमा बोलिए ना। हिंदी सिनेमा, मैं तो हिंदी सिनेमा बोलता हूँ, या बिल्कुल। फिर इंडियन सिनेमा है हमारा, बिल्कुल। है ना। अब हम हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, ये क्या है ये? इसका मतलब ओरिजिनल हम है ही नहीं। ओरिजिनल है ही नहीं। तो जब आप नाम ही आपका ओरिजिनल नहीं है तो आप फिल्में क्या ओरिजिनल बनाएंगे? बिल्कुल, हिंदी सिनेमा अगर हम बोले वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सबसे बड़ी बात ये, हमारा जो हिंदी सिनेमा जिस दौर से गुजर रहा है, क्रिएटिविटी को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। चल, कुछ लोगों को की सोच ही जो एक ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन के बाद एक फिल्म को तैयार करते हैं, वो लोग उसी को ही मैक्सिमम क्रिएटिविटी मानने लगे। हर चीज़ का एक एक्सपर्ट होता है। उनको जब तक आप एक्सपर्ट को इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक प्रोडक्ट आपका कभी परफेक्ट नहीं बनेगा। राइटर की जगह राइटर आना चाहिए। हमारे यहाँ राइटर्स की सबसे कम पूछ है। हॉलीवुड की ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें हॉलीवुड के राइटर को सबसे ज़्यादा पेमेंट मिला है, एक सुपरस्टार से भी ज़्यादा। वहाँ राइटर्स की वो इज्जत है, तभी वो लोग ओरिजिनल चीज़ें लेके आते हैं। हम नहीं कर सकते क्या? हमारे यहाँ राइटर्स की कमी है। अब हम इतने अच्छे अच्छे लोगों के साहित्य पढ़ते हैं, उन पर फिल्में क्यों नहीं बनाते हम लोग? तो बनानी चाहिए। क्रिएटिव फील्ड है ना। अब एक ही आदमी सब कुछ तो नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात चीज़ की क्या होती है, नाटक जो है वो आर्टिस्ट का फील्ड है। वहाँ आर्टिस्ट राजा होता है स्टेज पे। टीवी सीरियल वगैरह जो हैं उसमें हीरो है, जो मेन चीज़ है वो है राइटर। फिल्म जो है ना, फिल्म है डायरेक्टर का काम। कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर है। जब तक फिल्म डायरेक्टर की है फिल्म अच्छी बनेगी। जिस दिन एक्टर डायरेक्टर पे हावी हो गया, आप तय मानिए वो फिल्म का भट्टा बैठेगा ही बैठेगा। बैठेगा ही बैठेगा। बिल्कुल। फिल्म डायरेक्टर का फील्ड है, तो वो डायरेक्टर को ही सौंप दीजिए आप वो फिल्म। सर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप फिल्म जो बना रहे हैं उसमें कभी एक्टर्स ने कुछ मैस क्रिएट किया हो जिस वजह से आपको फिल्म में काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़े हो? हम लोग एक सीरीज कर रहे थे, तो उसमें हमारा जो एक वो मेन कैरेक्टर था लड़का, वो क्या करता था, जब भी किसी दूसरे का शॉट आता था वो डिस्टर्ब करता था। तो कारण हमको समझ में आ रहा था, एक इन्फिनिटी उसके अंदर वो हो गया था कि यार सामने वाला उससे अच्छा काम ना कर ले। लेकिन एक डायरेक्टर के लिए फिल्म का हर कैरेक्टर बराबर वैल्यू रखता है, चाहे वो रामू काका हो, ठाकुर साहब हो, गब्बर सिंह हो, कोई भी हो। डायरेक्टर के लिए सब बराबर है, चाहे वो सांबा हो, कोई भी हो, चाहे एक सीन के लिए आ रहा हो, उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो जब बहुत देर होगी ना उसको डिस्टर्ब करते हुए, तो मैं कुछ बोलता उससे पहले ही हमारा जो कैमरामैन था उसने ऐसा जन्नाटेदार झापड़ चलते सीन में उसके मारा था, तो उसकी उंगलियां छपी उसके चेहरे पे कि तू क्या सोचता, तू अच्छी एक्टिंग करके इस सीरियल को बचा लेगा? सीरियल सबकी अच्छी एक्टिंग करने से बचेगी। बिल्कुल। वो दिन है, आज का दिन है, उसकी हिम्मत नहीं होती किसी को डिस्टर्ब करने की। अभी वो बॉम्बे में बहुत फिल्में कर रहा है वो, और लेकिन ऐसे वाकई भी होते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आप में यार, कि आप दूसरों को डिस्टर्ब करके आप बड़े थोड़ी बन जाओगे। बिल्कुल। आप दूसरे को सपोर्ट करके बड़े बनोगे आप। बिल्कुल। एक हमारे यहाँ जेलसी की भावना बहुत होती है, चाहे मैं किसी डायरेक्टर को या किसी उसको पसंद करता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी मेरे को किसी का अच्छा काम दिखता है मैं उसको फ़ोन करके ज़रूर बधाई देता हूँ। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई दुश्मन भी हो। उसने अच्छा किया ना, तो काम अच्छा किया तो वो उसका हक बनता है, हक बनता है, और आपको कंग्रेचुलेट करना चाहिए। करना चाहिए। मैं तो हमेशा करता हूँ। किसी से क्या बैर रखना है? बिल्कुल सर। बिल्कुल, आप अच्छा करोगे तो वो भी आपकी हौसला अफजाई करेगा।
सर कोई फिल्म्स आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे जो अभी तक आपने बनाई है, क्योंकि अभी तक हमारी ऑडियंस को आपकी बनाई फिल्मों के नाम पता नहीं चले। अ, जैसे राजस्थानी फिल्म पानी मेरी रिलीज़ हुई थी, उसको गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिली है यहाँ पे। उसका मैं लिंक आपको मैं बता दूंगा, अभी मेरे को बिल्कुल। ध्यान नहीं आ रहा है ना, तो वो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड की है प्रोड्यूसर ने। और अच्छी फिल्म है, काफ़ी नेचुरल आपको, मतलब अ, पानी जब नहीं होता है तो पानी की सौदेबाजी आदमी को किस लेवल तक नीचे गिराती है, उसके ऊपर वो फिल्म है। वो बहुत नेचुरल फिल्म आपको और इसके अलावा और कौन देखेंगे। सी फिल्म्स? फिर कुछ रियल स्टोरीज में है, जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर है, राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर है। वो रियल स्टोरी है। और कुछ हमारे मित्र जो उसके जिन्होंने वो लिखी भी हैं, उनके पास उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके वो फिल्म, उसके अंदर उनकी जीवनी की वो चीज़ें दिखाई हैं जो लोगों को पता ही नहीं थी कभी, और वो उन लोगों की ही लिखी हुई है। भगत सिंह की, राम प्रसाद बिस्मिल की, इन लोगों के खुद की लिखी हुई चीज़ें हम लोगों ने उसके अंदर। फिल्म से लिया। हाँ और जैसे कि आपका जितना मुझे पता है, हंगामा और एमएक्स प्ले, हाँ, एमएक्स इनके प्लेयर जो है उन हाँ पर भी हाँ आपकी काफ़ी सारी फिल्म्स आई है। हाँ, उनमें कुछ शॉर्ट फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म्स अच्छी, है। कुछ अवार्ड विनिंग फिल्में भी थी हैं। जैसे कुछ नाम आप बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे एक ये नाम याद आ रहा है, मेरी किस्मत करके एक है, तो उसमें दिखाया है कि बहुत दबे कुचले, उससे वो बच्चे को पढ़ने का शौक़ है, और उसके फादर उसको चाह के भी सपोर्ट नहीं कर सकता उसके पास, क्योंकि वो एक सफाई कर्मचारी है, और जो सफाई कर्मचारी भी नौकरी वाला नहीं है, कॉलोनी में झाड़ू लगा रहा है, जिसने जो दे दिया 2 4 5 10 रुपये, तो से अपना परिवार चला रहा है। तो उधर ही एक दूसरा वो एक बच्चा है रईस, वो अपनी किताबें फेंक देता है, तो बच्चा पढ़ता है, और इस तरह से है तो उसका बच्चे का दादा देख लेता है, वो सपोर्ट करता है। तो इस तरह की एक बात अच्छी है। उसको बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का, बेस्ट डायरेक्टर का, ऐसे काफ़ी अवार्ड मिले हैं। ऐसे वो 2 4 फिल्में भी हैं, नाम तो कई बार मैं भूल जाता हूँ। बिल्कुल। कई ऐसे पानी फिल्म के लिए भी मेरे को मतलब बेस्ट डायरेक्टर के नॉमिनेशन 2 3 उसमें मिले हैं मेरे को। हालांकि मैंने खुद ने दूसरे डायरेक्टर को रिकमेंड किया था, क्योंकि मुझे लगा था उनकी फिल्म ज़्यादा अच्छी थी, उनको मिला, और उन लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। बिल्कुल, वो डिज़र्व करते थे। बिल्कुल। तो जो डिज़र्व करता है उसको मिलना चाहिए। वैसे अवार्ड वार्ड में कुछ रखा नहीं है। आप इसको आप ना जस्टिफाई नहीं कर सकते बिल्कुल। अवार्ड को। अच्छा, अपन से अवार्ड पे आते हैं, तो एक चीज़ मेरे मन में थी आपसे पूछने के लिए, जो अपन हिंदी सिनेमा की बात करें, जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, क्या वो जेन्युइन होते हैं? क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस होती है कि सर आधे से ज़्यादा फेक होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं। मेरा जो मानना है ना, चाहे जेन्युइन भी हो अवार्ड, 100% जेन्युइन हो, अवार्ड किस चीज़ को है ना जस्टिफाई नहीं करते। वजह है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। कई बार हीरो बहुत प्रभावशाली होता है, कई बार डायरेक्टर बहुत प्रभावशाली होता है, कई बार प्रोड्यूसर बहुत प्रभावशाली होता है। तो एक एक्शन फिल्म, एक पारिवारिक ड्रामा, उनको आप कैसे कंपेयर करोगे? बिल्कुल। दोनों बिल्कुल अलग हैं। अब आपको देना एक को है, तो अगर आप परिवार फिल्म को देते हो तो जरूर थोड़ी कि एक्शन फिल्म खराब थी, वो अपने जॉनर में बहुत अच्छी फिल्म थी। तो मैं तो इसको जस्टिफिकेशन कभी मानता ही नहीं हूँ। मैं अवार्ड सब बंद कर देना चाहिए। अवार्ड तो पब्लिक देती है ना, अवार्ड पब्लिक देती है। बिल्कुल सर। पब्लिक को जो पसंद आ गया वो अच्छा है, वो ही अवार्ड है। वो अवार्ड। तो सर अब जैसे फिल्म मेकिंग अपन बात कर रहे हैं, आप एक फिल्म मेकर हैं, तो फिल्म मेकिंग जो है वो एक आर्ट है या आज के टाइम पे बिजनेस बन चुकी है? देखो, फिल्म मेकिंग एक ऐसा आर्ट है जिसको एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बताया था, फिल्म बनाने में बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है।
वो पैसा रिकवर होना चाहिए, रिकवर होना चाहिए, है बिल्कुल। ना। आर्ट इसलिए है कि वो आपका एक दिमाग का क्रिएशन है। वो जितना खूबसूरत होगा उतना लोगों को अट्रैक्ट करेगा, अटैक करेगा। है ना। फिल्म अपने आप में बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, लोगों को पसंद आनी चाहिए। वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं बनाते हैं। फिल्म का जब भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है या किसी भी चीज़ का अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आपकी कोशिश होती है कि यार आप, है ना, और लोगों को भी बताएं कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तो फिल्म ऐसी है कि मेरे को कोई कहानी पसंद आई तो मेरी कोशिश होगी ना कि यार मैक्सिमम लोगों को इस कहानी के बारे में पता पता लगे। लगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है एक फिल्म बनाना। तो उस कहानी को फिल्म एक जस्टिफाई करती है कि कहानी ऐसी, ये कहानी है जो ये ऐसी ऐसी है। है ना। तो वो आर्ट हो गया। और वो कहानी वो इतनी अच्छी है तो मैक्सिमम लोग देखेंगे, मैक्सिमम business हो लोग गया। देखेंगे तो वो बिजनेस हो गया। तो ये, और हमेशा फिल्म को एक बिजनेस के तरीके लेना चाहिए। बिल्कुल। तब तभी आप, है ना, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों पे गौर करोगे और नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा गौर करोगे। ज़्यादा और करोगे। पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, तो आप कोशिश रहेगी कि जो चीज़ आपको इसमें नेगेटिव दिख रही है चीज़ें, वो उनको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, तो वो आपकी फिर सफलता का राज बन जाएगी। सफलता का राज बन जाएगी। तो सफलता का राज बनने का मतलब वो फिल्म फिर बिजनेस करेगी। बिल्कुल। तो सर, अब जैसे कि अपन बात करते हैं आपकी कुछ ऐसी फिल्म्स या फिर आपके कुछ पर्सनल रिव्यूज़ जो लोगों ने आपको दिए हों, आपकी, अगर मैं कहूँ ना क्लियर वर्ड्स, कि आपकी जो फिल्म्स है उनका सोसाइटी पर इम्पैक्ट। सोसाइटी पे इम्पैक्ट जो है, मैं जब इस इंडस्ट्री में जब आया था उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती थी कि, और अभी भी मैं उसी को स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मैं लाइफ में कभी वो फिल्म नहीं बनाऊंगा जो मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के ना देख सकूं। अभी जैसे खासतौर से OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद से लैंग्वेज की वल्गैरिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। अब लोग ये बोलते हैं कि ये एक आर्टिस्टिक लिबर्टी है। आर्टिस्टिक लिबर्टी का मतलब ये थोड़ी कि आप वाहियात हो जाओगे, बिल्कुल। है ना। अब सबको पता है कि बच्चा देखेगा कैसे नहीं, बच्चा कैसे आता है दुनिया में। अब आप वो प्रोसेस दिखाना शुरू कर दो आर्ट के नाम पे, बिल्कुल। तो वो तो फिर पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री है ना। बिल्कुल। तो फिर आप में और पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री में फर्क क्या रह गया? आप गाली गलौज करते हो, आपकी गाली गलौज से, अरे मेरा बेटा माँ बहन की गालियाँ बकने लगा था वो यूट्यूब देख देख के, एलविश यादव और इनको सुन सुन के। बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया उसको हम लोगों ने, क्योंकि वो तो उसके लिए तो नॉर्मल चीज़ हो गई। वो नॉर्मल चीज़ हो गई, डेली सुन रहे मतलब हो। माँ बहन की आप गाली बक रहे हो, इतना सेंसिटिव शब्द हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज आप सिखा रहे हो लोगों को। साले ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये आपके दिमाग को स्पॉइल कर रहे हैं, बिल्कुल जहर भर रहे हैं आपके दिमाग में। और बच्चे को नहीं पता होता, बिल्कुल, वो जो देखेगा वही सीखेगा। उसको लग रहा है ये सही है। ये सही है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है ना बिल्कुल। बच्चों को बताना कि क्या सही है क्या गलत है। एक टाइम था जेब में एक पैसा नहीं था, ना आने की उम्मीद थी। बंदे आते थे अटैची में पैसा लेके, ये है ना 45 लाख रुपए हैं, C ग्रेड फिल्म आप बना दीजिए। और उस टाइम लोग मेरे बहुत अच्छे से जानकार जो जिनके बहुत बड़े बड़े नाम थे, वो लोग C ग्रेड फिल्म बनाते थे दूसरों के नाम से। 30 लाख में वो फिल्म बना देते, एक महीने में 15 लाख रुपए उनकी जेब में। और उस टाइम 15 लाख रुपए बहुत मायने लगते थे, आज से 25-30 साल पहले। बहुत बड़ी रकम, एक महीने में आपके बहुत पास बड़ी रकम होती थी उस टाइम पे। नहीं किया कंप्रोमाइज कभी। अरे आप अपने नाम से मत बनाइए, किसी और का नाम दे देंगे, आप बना दीजिए। मैंने कहा बना दीजिए मतलब मैं तो इन्वॉल्व हो गया ना उसमें। वल्गैरिटी में इन्वॉल्व हो ही चुका हूँ। बिल्कुल। वही आपको पसंद नहीं था। ऐसी मैं अभी रिसेंट का कुछ 2-3 साल पुराना मेरे पास एक किसी फिल्म का प्रपोजल आया, बहुत बड़ा प्रपोजल था। मतलब आप ये देखिए कि बिना कुछ किए करीब 200 करोड़ रुपए मैं कमा सकता था।
उस फिल्म में, सिर्फ एक हाँ करने के बाद कि हाँ ये मैं फिल्म कर दूंगा। मन बहुत डावाडोल हो रहा था, काम नहीं था कुछ, पेंडेमिक से निकले ही निकले थे। मेरी बेटी ने मेरे को बोला, पापा को मैं अपनी बेटी के साथ बहुत हर चीज़ डिस्कस करता हूँ मैं, बोलती पापा ये फिल्म बना के आप सो पाओगे क्या? मैं कहा नहीं सो पाऊंगा। फिर क्यों कर रहे हो? पैसा तो हो नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है, दाल रोटी तो अपने पास है। छोड़ दिया। छोड़ दी। वही बात है सर, आपने वल्गैरिटी को प्रमोट करने की कभी नहीं सोची? ये वल्गर नहीं थी। तो फिर उसको ना करने का रीजन? नफरत फैलाने वाली फिल्म थी। ओके। हम यार मतलब आप में और मैं, मेरे में कोई आप नफरत फैलाने की बात करेगा, कैसे एक्सेप्ट करूँ मैं? यानी कि आपने अभी आज तक अपने करियर में जो भी फिल्म करी है वो या तो लोगों को पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट दे, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एंटरटेनमेंट हो, स्वस्थ एंटरटेनमेंट जिसको स्वस्थ बोलते हैं ना, मजा आए। मजा आए। मेरे को एक्शन फिल्म में फैमिली के साथ देखने में तो एक्शन बड़ा फिल्म मजा है। बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं एक्शन फिल्मों का मास्टर मानता हूँ अपने आप को, लेकिन वो एक्शन ऐसा होना चाहिए ना आदमी को मजा आए देखने में। हीरो मारे तो लगे हाँ यार मारा। एक खराब चीज को खत्म कर रहा है ये। तो फैमिली के साथ देखें वही फिल्म Yes. आपको ज़्यादा पसंद है? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जितनी भी फिल्में बड़ी हिट हुई है ना, वो सब वो फिल्में हैं जो लोग फैमिली के साथ जाके देखते हैं। फैमिली के साथ ही। वल्गर फिल्म शॉर्ट टर्म के लिए आपको लगता है कि ये पैसा कमा रही है, एक्चुअली वो कभी भी पैसा नहीं कमाती और आगे भविष्य में वो कभी नहीं कमाती है। अच्छी फिल्में जब तक वो फिल्म है ना, तो वो तब तक आपको पैसा कमा के देती है। कमा के देती है। तो सर अब जैसे कि अपन बात करते हैं, आपके करंट कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हों या फिर अपकमिंग कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप हमें बताना चाहेंगे? कुछ का तो मैं अभी कुछ खुलासा नहीं करना चाहता, कुछ क्योंकि बिजनेस हमारे कुछ डील्स ऐसी हैं, कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट हैं। कुछ के लिए मैं बता सकता हूँ, जैसे मेरा टाई अप चाइनीज़ एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस या मीडिया हाउस वहाँ पे बोलते हैं वो लोग, उन लोगों के साथ मेरा टाई अप है। उसको देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस ये इसलिए भी बढ़ता है कि वो बहुत बड़ा चाइना का मीडिया हाउस है और उसने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को छोड़ के मेरे साथ टाई अप किया। तो उससे लगता है कि अगर आप अच्छा काम करते हो, आपको आपके सब्जेक्ट की समझ है, तो लोग आपके पास आपको ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेते हैं। तो अभी अक्टूबर में हम लोगों ने एक फिल्म के लिए एमओयू साइन किया है, जो एक इंडो चाइनीज़ फिल्म होगी, जो हिंदी और चाइनीज़ में बनेगी और फिर इंग्लिश वगैरह में भी वो नेचुरली डब होगी, जिसमें हीरोइन चाइना से होगी, हीरो हमारे यहाँ से होगा। और वो चाइनीज़ पैसों के हिसाब से देखा जाए उसको अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो वो करीब शायद मेरे ख्याल से 1200 करोड़ रुपए के आसपास उसका बैठता है। वो लोग उसमें पैसा लगाएंगे, हम लोग इंडिया की साइड से भी लगाएंगे, थोड़ा लगाएंगे, लेकिन मैक्सिमम वो मेन पैसा चाइनीज़ प्रोडक्शन हाउस लगा रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चल रहा है उस पर काम, अभी हम लोग स्टोरी पे काम चल रहा है। और इसके अलावा भी कोई आपके जिनके साथ टाई अप हो प्रोडक्शन हाउसेस? मैं जापानीज़ कुछ प्रोडक्शन हाउस के साथ मेरा टाई अप है। हम लोग वहाँ के साथ भी एक तो वेब सीरीज़ प्लान की है, जो बेसिकली हमारे इंडिया के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक लव स्टोरी को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ फीचर फिल्म का भी हम लोगों का उनके साथ चल रहा है। ऐसे कुछ और प्रोडक्शन हाउस हैं। जर्मनी में भी मेरा टाई अप है और एक बहुत उभरता हुआ मार्केट है अफ्रीकन कंट्रीज़ का, वहाँ भी मेरे टाई अप्स। तो उनके साथ मिलके भी कुछ फिल्में बना, वो कम बजट की फिल्में होंगी बट कम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं आपके सारे? हाँ, और वो बहुत अच्छी फिल्में होंगी, क्योंकि अफ्रीका में लोग बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं, बहुत शानदार फिल्में बना रहे हैं। मतलब लगता है कि यार उन लोगों को ना वो फिल्म का सेंस है जो हम खो चुके हैं। ये सारी बातें फिल्म मेकिंग की हो गई। अब थोड़ा सा इससे बाहर निकलते हैं और कुछ कम शब्दों में आपसे कुछ जानना चाहेंगे, जैसे कि आशुतोष राणा जी या राज किरण जी के साथ या फिर और बाकी एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। देखो, मेरे ख्याल से सबके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।
जितने भी अच्छे एक्टर हैं ना, वो एक्टर से ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। आशुतोष राणा के साथ हम लोग एक बार डेजर्ट में शूट कर रहे थे, तो बहुत छोटा सा क्रू था, और मई जून में हम लोग शूट कर रहे थे, और हम लोग जीप से उस लोकेशन तक पहुंचे थे। कारवार तो वहाँ लेके जा नहीं सकते थे रेत में। और आप ये देखिए, शूट कर लिया, 3-3:30 बज गए जब हम लोगों ने थोड़ा सा उस जगह का हम लोगों ने शूट कंप्लीट किया। तो आशुतोष राणा बोलता है, अरे यार कुछ खाने को हो तो दो आप। मतलब हम लोग भूल गए, और हम कुछ खाने पीने का सामान लेके जाना भी भूल गए। बाई चांस कोई बंदा हमारा वो जीप में अंगूर लेके आया हुआ था, तो अंगूर खाए। वो बंदे ने कोई शिकायत नहीं करी, कुछ नहीं। हमारा खाना मेरे सेट पे तो ये होता है कि सबका खाना एक जैसा बनता है। हम लोग सब साथ खाना खाते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा स्टार हो, चाहे हमारा स्पॉट बॉय हो, हम लोग साथ बैठ के, मैं तो सबके साथ बैठ के खाना। तो लेकिन कुछ ऐसी थी कि अब राजकिरण और ये बहुत सीनियर लोग थे, और बहुत तो हम लोग एक्चुअली ऐसे सीढ़ी में बैठे हुए खाना खा रहे थे, और खाना बन रहा था। कुछ लोग लाइन में लगे हुए थे अपने होता। उनके राजकिरण, हमने राजकिरण का खाना वहाँ मंगवा लिया। उनका यार राज किधर है, देखा वो लाइन में लगा हुआ था। तो आप देखिए, सिंपल आदमी, और उसका वो ज़माना था कि उससे अगर किसी प्रोड्यूसर को बात भी करनी होती थी तो आप उसी टाइम बात कर सकते थे जो फ्लाइट के अंदर है। तो आप उस फ्लाइट का टिकट बुक कीजिए और उस फ्लाइट में उससे बात कर सकते हैं। बाकी उसका इतना टाइम, इतना काम था उस आदमी के पास, इतना सिंपल आदमी। काफ़ी रिलेशन आपके मतलब अच्छे रहे सबके साथ? सबके साथ। और ऐसा अधिक अच्छा, हमेशा उस आर्टिस्ट ने तंग किया है जो एक्चुअल में एक्टर था ही नहीं। वो फिल्म का ग्लैमर देख के आ गया, वो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है आदमी में ना, तो वो उसके व्यवहार में रिफ्लेक्ट होता है। मैं नीचे बैठ के नहीं खाऊंगा, मैं डाइनिंग टेबल पे खाऊंगा। अपन तो 2 मिनट में रवाना कर देते थे लोगों को, जा भाई। तो अब सर, अब जैसे कि अपन बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आप जो इस फिल्म मेकिंग के करियर में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या टिप्स या कुछ ऐसे सजेशंस देना चाहेंगे जो उनके करियर में उनको हेल्प करें? 2-3 टिप्स हैं। एक तो ये, फिल्म का ग्लैमर देख के कभी भी आप इस लाइन में ना आए। वो फिल्म, ये लाइन आपके लिए है ही नहीं। फिल्म बहुत मेहनत का काम है। एक दिहाड़ी मजदूर से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है इसमें। हमने शूट पे लोगों को अपना मेहनताना लिए बिना छोड़ छोड़ के भागते हुए देखा है कि ये देख ना लें, भाग जाओ। इतनी मेहनत होती है। जो टिक गया ना, वो टिक सकता है। बहुत पेशेंस और बहुत पैशन का फील्ड है ये। कभी कभी आपको रातों रात सफलता मिल सकती है, कभी कभी वक्त लगता है आपको अपने आप को प्रूव करने में। अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ने में भी टाइम लगता है ना। आज अगर मैं किसी पे दांव लगा रहा हूँ तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूँगा कि आ जा तू। मैं जांचने परखने के बाद ही तो किसी के ऊपर दांव लगाऊंगा ना मैं। बिल्कुल सर। तो जांचेंगे परखेंगे जब आपने अपने आप को प्रूव किया हो। अब एक बहुत आसान रास्ता भी हो गया है, वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। वहाँ पे आप बहुत कम पैसे में, बहुत कम टाइम में अपने आप को प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल कर रहे हैं ना दुनिया, फिर काम मिल भी रहा है, काम मिल भी रहा है ना। लेकिन वहाँ उनका पेशेंस झलकता है ना। सबसे ज़्यादा जरूरी यही कि पेशेंस और सबसे बड़ी बात है क्रिएटिविटी। आपको बहुत क्लियर, आपको माइंडसेट होना चाहिए, और आपकी तरफ से क्लियर संदेश जाना चाहिए। आप फिल्म के कौन से पार्ट में फिट होना चाहते हैं, प्रोडक्शन में, राइटिंग में, एक्टिंग में, कैमरा में, इसमें तो हजारों फील्ड है ना। तो आपको बहुत क्लियर आपको होना चाहिए कि आपको किधर जाना है। तो ये सारी टिप्स रहेगी आज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी अच्छा फील्ड है। आप अगर आपका पैशन है तो इससे बढ़िया कोई फील्ड नहीं है। कोई फील्ड नहीं है। क्योंकि इसमें आपको कभी महसूस नहीं होता कि आप काम कर रहे हैं। आप पूरे टाइम आप एक पिकनिक के
माहौल में रहते हैं आप, बिल्कुल मज़ा आ रहा है आपको, मजा है ना। और अप्रिसिएशन आपको हाथों हाथ वही मिलता है, आपका क्रू मेंबर आपके लिए ताली बजाएगा। और ये सिर्फ एक्टर के लिए नहीं है, ये जो भी अच्छा काम करेगा उसके लिए। अब एक मेरे को वाकया याद आया, हम लोग उसी टाइम की बात है, हम लोग गरबाजी में शूट कर रहे थे, तो हमको ना प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही थी। पहाड़ी के ऊपर एक जगह धूप का पेच था, तो कोई ऐसे ही बोला, सर अगर कोई वहाँ से रिफ्लेक्टर से अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करे परफेक्ट लाइट मिलेगी। हम यार वहाँ कौन जाएगा रिफ्लेक्टर को उठा के लेके, इतने बड़े 6x6 के रिफ्लेक्टर को, ये वो। आप बिलीव नहीं करोगे, 6-7 मिनट बाद अब जोर से आवाज़ आई, सर एक बार चेक कीजिए। हमसे पूछे बिना हमारा बंदा रिफ्लेक्टर उठा के लेके चला गया वहाँ, और वहाँ से हमको ना रिफ्लेक्ट करके उसने लाइट। तो वही चीज़ हो गई सर कि काम के प्रति अपना जुनून हो, क्या जुनून था उस बंदे का, तो वो काम अच्छे से किया जा सकता है। मतलब आप वहाँ तक जाने के नहीं सोचते जहाँ वो इतना बड़ा रिफ्लेक्टर उठा के लेके चला गया अकेला, और वहाँ से उसने फिर जो लाइट सनलाइट को रिफ्लेक्ट किया, अरे वो ज़्यादा अच्छा रहा। आज तक नहीं भूलते हम उसको। तो यही कुछ टिप्स रहेगी आज के हमारे वीडियो के लिए। वो पैशन, इतना पैशन और पेशेंस दोनों आपने होना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक्टर बनते हैं या डायरेक्टर बनते हैं, इसमें आपको कहानी की समझ होनी चाहिए। कहानी समझ लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो फिल्म मेकर संजय मलिक जी के साथ, जहां आपने जाना फिल्म मेकिंग की बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं कि हम संजय मलिक जी के साथ मिलकर और भी फिल्म मेकिंग की बारीकियों को समझें, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।